हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 एसएसटी में आज हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है और वास्तव में वो किस तरीके से संचालन हो रहे हैं। वाणिज्यिक बैंक को हम कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। कमर्शियल बैंक का मूल कार्य क्या होता है? आपकी बचत को लेना व ऋण व सेवाओं को प्रदान करना। हमने ये पढ़ लिया था कि सरकारी और जो प्राइवेट वित्तीय संस्थाएं होती हैं, सरकारें जितनी भी गवर्नमेंट से संबंधित होती हैं, आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं, उनका कार्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, केवल लोन देना नहीं होता। उनका मूल कार्य किससे जुड़ा होता है? सेवाओं से भी जुड़ा हुआ होता है। तो बैंक का मूल सिस्टम तो हमने देख लिया था। आपकी जो बचत होगी उसको तो वो क्या कर लेता है? ले लेता है, और बाकी के आपको सेवाएं हैं, लोन है, बहुत सारी फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड करवा देता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पैसा डूब जाएगा, या यूं कहें कि पहला सवाल उठता है यहाँ पर कौन सा? सुरक्षा का। तो आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये केवल उतने ही पैसा का लोन देते हैं जितनी इनकी कैपेसिटी है। यहाँ सिस्टम कैसा होता है, उस सिस्टम को यदि हम समझ लेंगे तो बैंकों के डूबने का भय हमारे दिमाग से निकल जाएगा। जैसे 100% का बैंक है, 100% का क्या है? बैंक। हम देख रहे हैं एग्जाम्पल। तो इसमें से क्या करेगा कि दैनिक देनदारी, इनके पास दैनिक देनदारी जो होती है वो एक निश्चित मात्रा के आसपास ही होती है। जैसे किसी ब्रांच, किसी एटीएम की हम बात करें, एक एटीएम आउटर जिले में है और वहां पर डे 30 लोग ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। तो एक एवरेज मेंटेन करें हम लोग तो वहां का एवरेज निकल कर आता है 35 लोग। मैक्सिमम एवरेज की बात कर रहे हैं कि कभी भी 35 लोग और लगभग 2 लाख से ऊपर कभी भी उस एटीएम से नहीं निकाले गए। तो बैंक हमेशा उस बैंक में 2 लाख से ऊपर अमाउंट नहीं डालेगा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक को लग रहा है कि यहाँ का ट्रांजेक्शन एवरेज 1,70,000 रुपए है, तो वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए उस एटीएम में डाल देगा। ठीक ऐसे ही बैंक का काम भी है। बैंक हर मंथ एवरेज मेंटेन करके देखता है कि इस शाखा से लेनदारी कितनी आ रही है और देनदारी कितनी आ रही है, उतना तो वो लिक्विड रखता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए 100% में से 20% उसकी क्या है? लेनदारी और देनदारी का एवरेज आ रहा है। ये शाखा का एवरेज एरिया के हिसाब से होगा। जैसे राजा पार्क की शाखा की बात करें तो अरबों में मामला आएगा, मुरलीपुरा की बात करें करोड़ों में मामला आएगा, ग्रामीण शाखा की बात करें लाखों में मामला आएगा, ढाणी की शाखा की बात करें बहुत छोटे, जिसे माइक्रो फाइनेंस भी कहते हैं, उसमें हजारों में भी मामला हो सकता है या ना भी हो किसी दिन लेनदारी। तो कहीं ना कहीं ये जो लेनदारी होगी, शाखा का जो एरिया होगा, वित्तीय एरिया की बात कर रहा हूं मैं, क्राउड की बात नहीं कर रहा, वित्तीय कैपेसिटी की बात करें तो वो किस पर डिपेंड होगी? देनदारी और लेनदारी पर डिपेंड होगी। कंज्यूमर किस प्रकार के हैं, वहां की लेनदारी कितनी ज्यादा हो रही है, देनदारी कितनी ज्यादा हो रही है, उस आधार पर उस शाखा में केस रखा जाता है। जैसे हम कलेक्ट्री ब्रांच की बात करें, जयपुर में कलेक्ट्री में एक ब्रांच है एसबीआई की, तो बहुत ज्यादा केस उसमें आता है क्योंकि बहुत बड़े ट्रांजेक्शन वहां से होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां जो लिक्विड होगा वो क्या रखा जाएगा? ज्यादा रखा जाएगा। यहाँ पहला सवाल हमारा ये क्लियर हो गया कि बैंक किस मात्रा में नगद अपने पास रखेगा। वो एवरेज देखता है, पूरे मंथ का देखता है, 3 मंथ का देखता है, 6 मंथ का देखता है और एनुअली ईयर का देखता है, और उस एवरेज को ध्यान में रखकर हमेशा अपने पास केस रखता है। बाकी का केस मूल शाखा में या रिजर्व बैंक के पास मूल बैंक रख देता है। पहली चीज तो ये कि बैंक पैसा अपने पास उतना ही रखता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें चाहे सिक्योरिटी रॉबरी टाइप देख लें या फिर लिक्विडिटी के आधार पर देख लें, यानी कि जो दैनिक मुद्रा है उसके अलावा बैंक अपने पास पैसा नहीं रखता। दूसरी चीज, बैंक ज्यादातर मामलों में चेक का भुगतान भी करता है। चेक
ये शब्द आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज आपके सिलेबस में डिटेल से दे रखा है। चेक क्या होता है? चेक खाता धारक का बैंक को एक प्रकार का आदेश है। खाता धारक का बैंक को क्या है? एक प्रकार का आदेश है कि आप मेरे खाते से इतना इतना अमाउंट डिडक्ट करके इस खाते में डाल दें। तो ये कहीं ना कहीं केस की बजाय एक प्रकार से अमाउंट तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन नगद उसमें लेनदारी नहीं हो रही, इसीलिए बैंक को नगद ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होती है। आजकल तो अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी आ गए हैं, आरटीजीएस है, IMPS है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम आ गए हैं, UPI ट्रांजेक्शन है। आप UPI सब समझते ही होंगे, गूगल पे, फोन पे, ये सब UPI ट्रांजेक्शन पे ही काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो चेक एक प्रकार का क्या है? आदेश है, जो कौन देता है? खाता धारक देता है। किसे देता है? बैंक को देता है, और उतने जितने का चेक काट के दिया जाएगा उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। आपने मेहता स्कूल फीस भी चेक से जमा कराई होगी, आपने बहुत बार देखा होगा। मेहता स्कूल में फीस आपने बाबूलाल जी सर को चेक दिया होगा और सर ने कहा होगा कि रिसिप्ट अभी नहीं मिलेगी। ये रिसिप्ट इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है। और चेक क्लियर कैसे होगा? ये प्रावधान हम डिटेल से पढ़ते हैं। चेक एक प्रकार का, इस प्रकार की साइज का एक कागज होता है। ये साधारण कागज नहीं है, ये स्टैंडर्ड कागज है, और इसके मानक निर्धारित होते हैं ताकि कोई डुप्लीकेट चेक क्रिएट ना कर ले। इसमें सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। बैंक अपने चेक को अगर एक निश्चित अमाउंट से ऊपर का है, जैसे बहुत सारे बैंकों ने पहले सिस्टम बना रखा था कि 50,000 से ऊपर के चेक को क्रॉस चेक करते थे, मालिक से बात करते थे। अभी ये सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। यदि 2 लाख से ऊपर का चेक अगर आपने दिया है तो बहुत सारी बार प्राइवेट बैंक मालिक से पूछ लेते हैं क्या आपने ये चेक दिया है, तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी आजकल करने लग गए हैं ताकि सिक्योरिटी फीचर बना रहे। इस प्रकार का एक कागज होता है, यहाँ से कट कर सकते हैं आप लोग चेकबुक से, और यहाँ आपका डेट होता है, ये साइन का एरिया, यहाँ आपका नाम होगा इस तरीके से, यहाँ आपका क्या होता है? नाम, और नाम के नीचे स्पेस एरिया होता है यहाँ आपको क्या करने हैं? साइन, हस्ताक्षर यहाँ पर करने होते हैं आपको। और इसमें यहाँ होता है पे का ऑप्शन, और इस तरीके से यहाँ लाइनिंग बनी होती है। इन लाइनिंग पे आपको लिखते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जैसे इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है? दिनांक, आज की दिनांक की यदि हम बात करें तो 7/10/2020। यहाँ नाम देखें, साइन की बात करें, ये साइन यहाँ पर कर दिया आपने। और अगर पे की बात करें तो 1 लाख ओनली। हमने 2 लाइन की बात की तो इन लाइनों में इस तरीके से क्रॉस लगा देते हैं। ये क्रॉस इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आगे की रकम कोई भर ना सके, उस अमाउंट को कोई डिटेक्ट ना कर सके, इस अमाउंट को कोई इस तरीके से ना लिख सके ताकि आपका जो अमाउंट है या आपका जो पैसा है उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे आपने भरा 1 लाख और वो इसको 2 लाख बना ले, इस तरीके की राइटिंग नहीं लिखना होता है। यहाँ पर अंक गणित में लिखते हैं हम अमाउंट जो होता है, इस तरीके से ये कॉलम बना हुआ होता है। और इसके बाद आपके यहाँ एक बॉक्स में अकाउंट नंबर होंगे, यहाँ आपकी डिटेल्स होंगी, यहाँ आपके ब्रांच के कोड होंगे, ब्रांच के कोड
आपके IFSC कोड, किसी भी ब्रांच की पहचान कोड के साथ उसके IFSC कोड से होती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको दो चीजें की जरूरत होती है, एक तो अकाउंट नंबर, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, आपको एक तो अकाउंट नंबर चाहिए और एक क्या चाहिए, IFSC कोड चाहिए। ये हर बैंक का अलग अलग होता है। IFSC कोड ब्रांच की पहचान होती है। ब्रांच कोड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रांच को केवल लोकेट करने में जरूरत होती है। ये ब्रांच बैंक का खुद का निजी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए काम में आता है। अब चेक की मोटी मोटी बातें हमने यहाँ पर देख ली। अब चेक को दो तीन चीजें हमें और देखनी है, क्या है क्या नहीं करना। चेक काटने से पहले चेक देने वाले व्यक्ति को दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। चेक बहुत ही स्पष्ट, चेक बहुत ही स्पष्ट या शुद्ध लेखन में होगा। ऐसा नहीं कि आपने ओवर राइटिंग कर दी, कट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, वैलिड नहीं होगा। दूसरा, चेक काटने से पहले, चेक देने से पहले क्या जांच लेना है, अकाउंट में बैलेंस है भी या नहीं, ये भी कंफर्म करना है कि यदि आपके बैलेंस में 1 रुपए भी कम रहा, 1 रुपए भी, आपने 10 लाख का चेक दिया और आपके अकाउंट में निश्चित अमाउंट से 1 रुपए भी कम है, तो ये चेक डिसऑनर हो जाएगा। इसे बैंक अलाउ नहीं करेगा, बैंक पास नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में जो बैंक आपसे चार्ज लेगा डिसऑनर के, वो तो लगे ही लगेंगे, प्लस आपका स्टेटमेंट है, आपका जो रिकॉर्ड है बैंक में, वो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक डिफॉल्टर के तौर पर आप पैसे आ जाएंगे। तो कहीं भी ऐसा कार्य करने से पहले, चेक देने से पहले अकाउंट का बैलेंस जरूर चेक होना चाहिए कि इतना सफिशिएंट अकाउंट हमारे बैंक में है भी या नहीं। फिर चेक देते समय चेक बुक के फ्रंट साइड एंट्रीज का एक ऑप्शन आता है। चेक बुक अगर आपने देखी हो तो वहां भी एंट्री कर लेनी चाहिए, ताकि चेक की पूरी डिटेल हमारे पास रहे, किसको दिया था, कितने अमाउंट का दिया था और किस डेट को वो दिया था। इसके बाद इसमें 2-3 बातें और, जैसे ये चेक है, इसको यदि हमने कोने से ऐसे 2 लाइनें कर दी तो ये अकाउंट पे चेक हो गया, या यहां भी हम 2 लाइन बना सकते हैं, ये क्या हो गया, अकाउंट पे चेक हो गया। यानी कि जिसको आपने चेक दिया है उसको अब ये चेक अकाउंट में ही मिल सकता है, केस नहीं मिल सकता है। यदि ऐसा कोई मेंशन आपने नहीं किया है इस तरीके से यहाँ या यहाँ कहीं एक भी जगह आप कर दें तो वो चेक कैश भी करवा सकता है। अब केस चेक में आपका धारक जो नाम है वो डायरेक्ट आएगा और वो बैंक में जाएगा, बैंक वाला उससे पीछे नाम लिखवाएगा और मोबाइल नंबर लिखवाएगा और साइन करवाएगा, और वो वेरीफाई होते ही क्या दे देता है, उसको पेमेंट दे देता है। इसमें यहाँ आप देखें तो संबंधित व्यक्ति का नाम का ऑप्शन भी आता है, तो यहाँ पर ये नाम का ऑप्शन भी हो जाएगा कि ये किसको पे करने हैं। पहले नाम आएगा और फिर क्या आएगा, अमाउंट इसमें आ जाएगा। अब इसमें भी चेक के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। इंटरसिटी चेक है, आउटर सिटी चेक है, इंटरनेशनल चेक है, हर प्रकार के चेक यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन हमारे वो सिलेबस में नहीं है। हमें क्या देखना है कि चेक पे एंट्री कौन कौन सी होती है। एक कैंसिल चेक का भी होता है। यदि आपको चेक को कैंसिल करके सिर्फ अकाउंट संबंधी सूचनाओं के लिए किसी को चेक देना है तो यहाँ पर लिख दीजिए आप कैंसिल। अगर आप यहाँ कैंसिल लिख देते हैं तो अब ये चेक के किसी भी वित्तीय लेन देन के लिए काम में नहीं आ सकता। यहाँ से आपके IFSC कोड देखे जा सकते हैं, अकाउंट नंबर देखे जा सकते हैं, और केवल आपकी एंट्रीज या आपके अकाउंट की डिटेल जानने के लिए इसका उपयोग ही किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का इसका उपयोग नहीं हो सकता। आजकल चेक पे बारकोड सिस्टम भी चल रहा है। बारकोड सिस्टम क्या होता है, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा। आपने शोरूम में खरीदारी की होगी, शॉपिंग मॉल्स में खरीदारी की होगी, बहुत सारी चीजें ली होंगी, तो वहां जो बिल मेकर होता है एक प्रकार का लेजर सिस्टम उसके पास होता है। उसमें वो प्रेस करता है, वस्तु को जस्ट आगे रखता है। अभी इसमें भी बारकोड था, वो शायद
अभी मिट गया है। तो ऐसे जैसे स्कैन करेगा तो उसकी पूरी डिटेल विथ बिल, अमाउंट, एक्सपायरी डेट, टोटल चीजें उसमें आ जाएंगी। ये बारकोड सिस्टम चेक पे भी अभी लागू कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, चेक की डिटेल्स बहुत आसानी से मिल जाएंगी। यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पर चेक नंबर होते हैं, यहाँ पर क्या होंगे आपके चेक नंबर, और फिर ये आगे के फिर कोडिंग उनकी बैंक की होती है। जो शुरू के 3-4 अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके चेक नंबर होते हैं। कौन से नंबर का ये चेक आपने चेक बुक में से दिया था। जब आपके पास बैंक से डिडक्शन का मैसेज आएगा, विड्रॉल का मैसेज आएगा, तब उसमें ये मेंशन होगा कि आपकी चेक बुक का इतना नंबर का चेक, ये इतने अमाउंट का था, ये पास हुआ या फेल हुआ, उसकी पूरी डिटेल आएगी। उसी से आप पता कर सकते हैं बैंक में जाकर कि कितने नंबर का चेक आपका था। तो ये चेक से संबंधित क्या है, डिटेल्स हैं। चेक भरते समय 2-3 सावधानी और रखनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं, कभी भी अपने साइन चेक बुक पे कहीं भी नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ऐसा सोच, बहुत सारे मल्टीपर्पज अकाउंट उनके पास होते हैं, उनका मानना है कि यदि हम साइन भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए वो क्या करते हैं कि बहुत सारे अकाउंट में चेक साइन मिस होने की डर से चेक बुक के पीछे कहीं साइन कर लेते हैं, चेक बुक में कहीं इशारा कर लेते हैं। यदि वो चेक बुक लॉस हो गई तो कहीं ना कहीं रॉबरी की चांसेस बन जाते हैं, लूटमार के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए साइन कभी किसी जगह पे नहीं करनी चाहिए। और खाली चेक पे भी बहुत सारे लोग साइन करके रखते हैं कि इन फ्यूचर यदि मुझे अर्जेंटली कहीं चाहिए तो मुझे इस चेक से साइन करने के बाद अगर मैं अवेलेबल या नहीं हूँ, कहीं बाहर हूँ, तो इस चेक को मैं यूज कर सकता हूँ। ऐसे में रॉबरी बहुत आसानी से हो सकती है। यदि ये चेक मिस हुआ तो आपके साथ फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए ब्लैंक चेक पे कभी भी साइन नहीं करना चाहिए। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरनाक होता है।